गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ की। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में अपन ने दो बातें पढ़ी थी, स्ट्राइकिंग ऑफ कैसे होता है, स्ट्राइकिंग ऑफ कैसे होता है, कंपनी कैसे करती है, आरओसी कैसे करती है। आज वाली क्लास में अपन इसके क्या देखने वाले, प्रोसीजर्स क्या है, के स्टेप्स क्या है। तो एकदम सिंपल कहानी, उम्मीद है लास्ट वाली क्लास की बातें याद होगी। यस चलो, सर। बहुत बहुत ही बढ़िया बात है। अब स्टेप्स क्या है ध्यान से देखें। पहला पढ़ो क्या है, नीचे नहीं जा रहा, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा आपको, कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, डिटेल तो हो जाएगा अपने आप। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय आरओसी। पहले नोटिस देगी, अब एक बार खुद इसको फिल करो। किसको देगी? कंपनी और डायरेक्टर्स। फिर वो लोग क्या देंगे, कितने दिनों में? आरओसी फिर क्या करेगा? उन्होंने जो रिप्लाई दिए हैं ना, उनको कंसिडर करा जाएगा, क्या उनके रिप्लाई पे यकीन करें या रिप्लाई पे यकीन नहीं करें। यकीन करना नहीं करना मतलब क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है या नहीं है। अगर नहीं था सही तो फिर क्या होगा? नोटिस पब्लिश कर दो कि हम तो कंपनी का नाम क्या करने जा रहे हैं, स्ट्राइक ऑफ। रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इंटीमेट करना है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज मतलब अगर सेबी है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी, फाइनेंस कंपनी है तो आरबीआई, नॉर्मल है तो मान लो एनसीएलटी, इन सारे डिपार्टमेंट्स को आपको बताना पड़ेगा कि हम ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं इस कंपनी के अगेंस्ट। इसके बाद नाम हटाओ, रिमूव कर दो। फिर जब नाम हटा दिया, आपको याद है मैंने कहा था नाम हटा दिया, अब तो कंपनी खत्म करनी। प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू, मतलब असेट्स को बेचो और लाइबिलिटीज के पेमेंट करो। और लास्ट फिर फाइनली क्या दे दो, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी बाय द आरओसी। सिंपल स्टेप्स है। अगर आपके कंसेप्ट दिमाग में है ना, ये तकरीबन 1.5-2 पेज का टॉपिक है, बट अगर ये चीज समझ में आ गई होगी ना तो बहुत जल्दी अपना पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से देख लेते हैं, हाइलाइटर हाथ में ले लें अपना अपना, और जो जो जैसे जैसे बताता जाऊं प्लीज उसको हाईलाइट करते चलो। पहला पॉइंट क्या है? सर्विस ऑफ नोटिस। कौन से फॉर्म में देना है? इन फॉर्म STK1। किसको देना है? किस लिए देना है कि भैया हम आपका नाम क्या करने वाले हैं, रिमूव। समझ में आ गई कहानी। अब ये देना कहां पे है? एट द एड्रेसेस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। मान लेते हैं नोटिस हमें किसको देना है, डायरेक्टर्स को देना है। कहां देना है? उन एड्रेसेस पे देना है जो हमारे पास अवेलेबल है। पहला पॉइंट समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबके? इसके यस बाद सर। ये लोग क्या देंगे, नोटिस का रिप्लाई। ये देखें, on receipt of they are required to send their representation along with the relevant copies of documents। जो भी अगर आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, क्यों, if any explaining the reason as why the name of the company should not be removed। और ये रिप्रेजेंटेशन कितने दिनों में देना है? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। ऊपर वाली सेम कहानी रिपीट हो रही है। आगे देखो, ये 8 मार्क्स में आ जाता है एग्जाम में कभी कभी प्रोसीजर। अब आरओसी क्या करेगा, आपके रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर। अगर हम सेटिस्फाई हो गए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रैक्टिकल सी बात है, हम आपका नाम नहीं हटाएंगे। अगर हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो इफ आरओसी इज नॉट सेटिस्फाइड इट में प्रोसीड टू स्ट्राइक ऑफ द नेम। समझ में आ गई कहानी? पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस। अब ये नोटिस हमें क्या करना है, पब्लिसाइज। कहां कहां करना है, ध्यान से देखें एक बार जल्दी से। कौन से फॉर्म में? इन STK5। कहां करना है? ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कहां पब्लिश करना है? ऑफिशियल गजेट में। और इन फॉर्म 5A, in English language in the English newspaper and at least once in vernacular language in the leading vernacular language, both having wide circulation। सिंपल शब्दों में कहूं, पब्लिश इन न्यूज़पेपर्स। और न्यूज़पेपर कौन से? इंग्लिश और, यार इसका क्या मतलब है, बोथ हैविंग अ वाइड पब्लिकेशन सर्कुलेशन मतलब ऑल नामी ओवर नामी इंडिया। गिरामी अखबार होना चाहिए। जैसे अपने राजस्थान की बात करें, समाचार जगत नामी गिरामी है या नहीं? नाम भी सुना है कभी? शाम को आता है 1 रुपए का। वो हाई टी के टाइम पे, हाई टी के टाइम पे गलियों में बेचने आते थे लोग पहले, 1-1 रुपए में समाचार जगत। गरम गरम ताजा ताजा खबरें क्या है आज की। या ये कहा जाए दैनिक भास्कर पत्रिका। समझ में आ रही है? आज दैनिक भास्कर पत्रिका, दोनों में कुछ कंफ्यूजिंग से स्टेटमेंट थे। एक जगह कहा जा रहा है कि स्कूल्स 12 तक के बंद है और कोचिंग बंद है। पत्रिका की हेडलाइन थी क्या था,
मतलब एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट से कंफ्यूजन ये आता था कि कोचिंग आज से बंद है या नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये बंद, आ जाओ आज देखा जाएगा जो भी। अभी दोनों वाइड सर्कुलेशन वाले इंग्लिश न्यूज़पेपर में बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, समझ में आ रही है कहानी? ऐसे अखबारों में डलवाना है। इसका रीजन क्या होता है? हम मानते हैं ज्यादातर घरों में यही जाता है। सर क्या यही अखबार होते हैं? नहीं बेटा, जब आप सरकारी ऑफिस जाओगे ना, वहां लिस्ट होती है न्यूज़पेपर्स की। कभी कभी आप पढ़ोगे वहां पे पंजाब केसरी जैसे न्यूज़पेपर आते हैं, ये भी लिस्ट में होते हैं, ये भी लिस्ट में होते हैं। क्या पता समाचार जगत भी लिस्ट में हो, मैंने तो एग्जांपल लिया है हार्डली। तो वहाँ पे लिस्ट होती है ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स की, उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो। सर ऐसा क्यों कोई भी सेलेक्ट कर लो? हर न्यूज़पेपर में ऐड डलवाने की फीस अलग होती है। भास्कर में ऐड डलवाओ बहुत पैसा लगना है, पत्रिका में डलवाओ बहुत लगना है। क्या पंजाब केसरी समाचार जगत में उतना लगेगा? कम लगेगा? कम लगेंगे। ये न्यूज़पेपर का नाम क्या है? पंजाब केसरी, और दूसरा समाचार जगत। तो फीस अलग होती है हर न्यूज़पेपर की। जल्दी से देखें आगे। अब ये हमने करा क्यों है? ये हमने करा क्यों? ये पब्लिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि जनरल पब्लिक अपने क्या ला सके? ऑब्जेक्शन। और अगर ऑब्जेक्शन है तो ये ऑब्जेक्शन हमें किसको भेजने होंगे? आरओसी को। सेम कहानियां हैं, अभी तक कुछ भी नया मिला क्या? या सेम टू सेम ऊपर के जैसा ही है? अभी तक ऊपर के जैसा है, बस दो तीन बातें एडिशनल है, कुछ तो एडिशनल मिलेगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम है सारा। अब हम साथ ही साथ किसको इंटीमेट कर रहे हैं? किसको इंटीमेट कर रहे हैं? इंटीमेट टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाइक इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स का नाम हटा दो यहां से, खत्म कर दो इस नाम को यहां से। किताबें नई अपडेटेड, कहानी पुरानी आउटडेटेड। सर्विस टैक्स अथॉरिटीज है क्या आज? कौन सी है? काट के जीएसटी लिख दो वहां पे। ये बार 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 किताबों को अमेंड करते हैं, पर जो पुरानी रूढ़िवादियां चली आ रही है ना पुरानी, उनको नहीं हटा पाती, उनको पहचान नहीं पाती। अब सोचो, ये निकल गई लवीना, आज मैं सर्विस टैक्स को भी नोटिस दूंगी। ये घूम रही है कि सर्विस टैक्स का ऑफिस का है, फिर मुझसे मिली। मैंने कहा बेटा सर्विस टैक्स खत्म हुए 2-3 साल हो गए, तो 10 साल और घूम लेगी, तुझे ऑफिस नहीं मिलेगा उसका। देख उसकी जगह जीएसटी लिखा होगा, वहां देके आ जा नोटिस। क्लियर है कहानी? कभी कभी क्या कॉपी चेकर को अच्छा लगता है, ये बच्चा अपडेटेड है तो उसने सर्विस टैक्स था, खुद ने काट के जीएसटी लिखा है। हम किताब को नहीं ओवरराइड करते हैं, जो किताब में लिखा है वही है। ये लॉजिकल है। अच्छा एक सिंपल क्वेश्चन, सर कभी कभी ऐसा होता है बुक्स में कुछ लिखा हुआ है मॉड्यूल में, और साइट पे कुछ और लिखा है कंपनीज एक्ट में। हम किसको माने? बुक्स को मानना है या जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है वहां पे? आप जो एग्जाम दे रहे कंपनीज एक्ट में हो? आप नहीं, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आप लोग एग्जाम दे रहे हो? हाँ एग्जाम दे रहे हो। आप कौन सी किताबें पढ़ोगे? आईसीएसआई। अब आईसीएसआई की जब किताबें पढ़ रहे हो ना, तो या तो एक मॉड्यूल फॉलो कर लो, साथ ही साथ इनकी अमेंडमेंट शीट फॉलो कर लो। कभी कभी क्या होता है, कोई अमेंडमेंट आता है ना, ये इनकी बुक्स में शामिल नहीं होता, इनकी अमेंडमेंट शीट में शामिल नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है? उस अटेम्प्ट के अंदर आपको मानना वो पड़ेगा जो किताब में लिखा है। सर आप तो मजाक कर रहे हो, बकवास बात है एकदम। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है कभी? कितने आर्टिकल्स होते हैं उसमें? सी सेट में पढ़ा था हम लोगों ने। छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। 394 लिखा था शायद, उसमें और ज्यादा है, 444 हो गए हैं वो। बट आपके मॉड्यूल में 394 लिखा है, यहाँ वाले मॉड्यूल में। आर्टिकल्स होते हैं, स्केड्यूल्स होते हैं, समझ में आ रही है कहानी? मॉड्यूल में एक लिस्ट तो नई आ रही है, बाकी पुरानी वाली आ रही है। मैं ये मान रहा हूँ, चलो हाँ हम जानते हैं ऐसा है, बट लिखोगे क्या जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है? हम नहीं चैलेंज करते मॉड्यूल को, मॉड्यूल खुद अपडेट कर देगा। अब ये जो मैंने चेंज करवाया ये तो लॉजिकल सा था, वो भी हो सकता है वो आने वाले अटेम्प्ट में चेंज कर ले। ऐसी सिली चीजों पे सवाल नहीं बनता एग्जाम में। अगर ये कंपनी लॉ का पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता ना, तो वो क्वेश्चन बन सकता था, जनरली एक्सपेक्टेड नहीं है। तो है ना, हमें फॉलो किसको करना है? जो हमारे हाथ में बुक्स है ना, हमें उसे ही मानते हुए चलना है। और हम वैसे भी लेटेस्ट बुक से कर रहे हैं जो जून 22 के लिए एप्लीकेबल है। चले आगे देखें। चलो बढ़ो आगे, किस चीज के लिए? स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए। 30 दिन खत्म, प्रोसीड करें, प्रोसीड करें स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए। हाईलाइट करें ध्यान से। अनलेस द कॉस्ट टू द कॉन्ट्ररी इज शोन, इसका क्या मतलब है? कंपनी प्रूव्स दैट बिजनेस इज गोइंग ऑन। हमारा काम धंधा चल रहा है, क्यों नाम हटा रहे हो? हमने आपको नोटिस दिया था ना, इसी बात के लिए आप अपना रिप्रेजेंटेशन लाओ। हम आपका नाम हटाने के लिए प्रोसीड करते हैं। हम कब नहीं प्रोसीड करेंगे? अनलेस टू द कॉन्ट्ररी, मतलब
जो हम कर रहे हैं ना, आप उसके अगेंस्ट कुछ साबित कर दो। नहीं समझे? लैंग्वेज नहीं समझ में नहीं। अनलेस कॉज टू द कॉन्ट्ररी, इसका क्या मतलब है? अनलेस you give a sound reason why this action should not be taken. कभी कभी क्या होता है, जो लैंग्वेज लिखी जाती है ना, इसके ऊपर अगर ये लिख लिया जाता है तो नेक्स्ट टाइम कभी भूलोगे ना, आगे कभी ये वर्ड आते हैं तो हमें याद आ जाएगा। अनलेस यू गिव अ रीजन व्हाई दिस एक्शन शुड नॉट बी टेकन, तो हम नहीं ये नाम हटाएंगे आपका। अब 7th वाले पॉइंट को ध्यान से पढ़ लो स्टार के साथ। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। द आरओसी बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, स्ट्राइकिंग ऑफ का ऑर्डर पास करने से पहले should satisfy himself that sufficient provision has been made for for realization of the all amount due to the company and for the payment or discharge of its liability and obligation by the company within a reasonable time। क्या मतलब हुआ? आरओसी कंपनी का स्ट्राइकिंग ऑफ का ऑर्डर पास करता है, उससे पहले उन्हें क्या करना है? अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि हाँ, हमारे पास इतने असेट्स हैं जिससे कंपनी की सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा। ऑर्डर पास कर दूं सीधे सीधे, ऑर्डर पास कर दूं सीधे सीधे, या थोड़ा सा ध्यान लगाऊं कि अभी कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है? ध्यान तो लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। किस बात पे ध्यान लगा रहे हैं हम लोग? यहाँ कि भैया अभी करंटली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, वेदर दे आर इन अ पोजीशन कि उनकी जितनी ऑब्लिगेशंस है, क्या ये अभी पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं। सर डाउट आता है, अगर पे ऑफ नहीं कर सकते तो क्या होगा? मान लो असेट है 100 करोड़ की और लाइबिलिटी 150 करोड़ की, तो क्या होगा? आगे पढ़ो ध्यान से। The ROC can obtain necessary undertaking मतलब in writing, लिखो ये बात। undertakings मतलब in writing from MD, director, other person in charge of the management, notwithstanding the undertaking। notwithstanding मतलब कहीं कुछ भी लिखा हो, हम ये मानेंगे जो हम यहां पढ़ रहे हैं। नहीं समझे? रिलेटिव की डेफिनेशन क्या होती है? इनकम टैक्स में अलग, जीएसटी में अलग, कंपनीज एक्ट में अलग, सीबी एक्ट में अलग। हम कह रहे हैं कंपनी लॉ में एक वर्ड आ गया, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड एनीवेयर इन एनी अदर एक्ट। रिलेटिव का मतलब ये मानना है। इस लाइन का मतलब क्या है? कहीं कुछ भी क्यों ना लिखा हो, हम ये मानेंगे जो हम यहां पढ़ रहे हैं। आप सेबी वालों से नहीं पूछ सकते कि आप रिलेटिव में इनको शामिल क्यों करते हो, क्यों नहीं करते। तो आप हमसे भी नहीं पूछ सकते आप इनको शामिल क्यों करते, क्यों नहीं करते। क्यों? वर्ड क्या आ रहा है? Notwithstanding। आगे ध्यान से पढ़े। The assets of the company shall be made available for the payment or discharge of its liability even after the order removing the name of the company from the register। क्या मतलब हुआ? पहली बात, आरओसी को अपने आप को सेटिस्फाई करना है किस बात से रिलेटेड? दैट दे आर हैविंग सफिशिएंट असेट टू डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी। हो गई ये चीज प्रूव हो गई, चलो ठीक। इसके बाद क्या करना है? नॉट विद स्टैंडिंग मतलब कहीं पे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, इवन ऑर्डर पास हो जाने के बाद भी, इवन ऑर्डर पास हो जाने के बाद भी कंपनी के असेट और लायबिलिटीज को हम बेच के अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा हुआ है यार? पुराने प्रोविजंस कुछ अलग कहते थे कि अगर कंपनी खत्म हो रही है, अगर कंपनी के खत्म होने का ऑर्डर पास हो गया तो पहले कहानियां कुछ और होती है। हमने कहा सारी कहानियां साइड में रखो। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ। हम क्या मान रहे हैं? इवन ऑर्डर पास हो जाने के बाद भी हम असेट को बेच के लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकते। आपको पता है जैसे ही स्ट्राइकिंग ऑफ का ऑर्डर पास हो जाता है, हम तो ये मानते हैं कंपनी डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व होना मतलब प्रैक्टिकली खत्म होने के बाद आप असेट नहीं बेच सकते थे। वो पावर हमने अपने हाथ में यहाँ रखी है, क्योंकि आप जेन्युइनली मतलब सामान्य खत्म नहीं हो रहे हो अपनी इच्छा से, कुछ ऐसा किया है आपने जिसकी वजह से ही खत्म हो रहे हो। और लास्ट पॉइंट क्या है? फाइनली फिर क्या दे दिया जाएगा? नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। और उसे कहाँ पब्लिश कर दिया जाएगा? आरओसी में, ओ सॉरी ऑफिशियल गजेट में। समझ में आ गई कहानी? प्रोसीजर क्लियर है? प्रोसीजर क्लियर है? एक बार मेरे साथ याद कर लें जल्दी से। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था? सब जने बोलो, ऐसे नहीं। पहला स्टेप क्या था? नोटिस देना है। किसको देना है? कंपनी और कंपनी और कितने डायरेक्टर्स दिन को में? वो क्या 30 करेंगे 30 डेज दिन में। में? नोटिस में रीजन भी दे रहे। अब उनका रिप्लाई आ गया। रिप्लाई आरओसी क्या करेगा? कंसिडर करेगा। कंसिडर करना मतलब
उनके रिप्लाई को देखेगा, क्या उनका रिप्लाई सही था, सफिशिएंट था या नहीं था। अगर सफिशिएंट था तब तो कहानी खत्म, अगर सफिशिएंट नहीं था तो किस चीज के लिए प्रोसीड करेंगे। अब अगर स्ट्राइक ऑफ के लिए प्रोसीड करते हैं तो एक नोटिस हमें पब्लिश करना है, कहां, ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमसीए, और तीसरा जनरल पब्लिक क्रेडिटर्स के लिए न्यूज़पेपर्स के अंदर। न्यूज़पेपर कौन से, दो, इंग्लिश और वर्नैक्युलर लैंग्वेज। अब इन न्यूज़पेपर के चलते हम उनको भी मौका दे रहे हैं कि भैया आप लोग क्या लेके आ जाओ, ऑब्जेक्शन कितने दिनों में, 30। अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तो ऑब्जेक्शन की कॉपी हमें किसको देनी है, आरओसी। साथ ही साथ हमने रेगुलेटरी अथॉरिटीज को अलग से इंटीमेट किया कि देखो हम ऐसा करने वाले। इसके बाद वाला स्टेप देख लो, अगर कुछ और आप साबित कर गए जब तो ठीक, नहीं तो हम किसके लिए प्रोसीड हो रहे हैं, स्ट्राइक ऑफ। लेकिन स्ट्राइकिंग ऑफ का ऑर्डर पास करने से पहले यू हैव टू मेक वन थिंग श्योर, दैट कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट एसेट टू डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी। और अगर सब कुछ सही रहा तो फाइनली अब हम लोग क्या दे देंगे, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन मतलब कंपनी कम्स टू एन एंड। आई होप 8 मार्क्स का टॉपिक है, क्लियर है और याद है, क्लियर है यहां तक। Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बहुत बढ़िया। Yes, sir. सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है, जबरदस्ती की एक हेडिंग है, स्ट्राइकिंग ऑफ बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी। यहाँ ये वाली चीज है मेन। क्या मतलब हुआ, ये कंपनीज को हम स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते, ना तो हम कर सकते ना ये लोग अप्लाई कर सकते, ना तो हम कर सकते और ना ये लोग अप्लाई कर सकते। पहला क्या है, क्यों, से भी बैठा ना इनके लिए, वो देख लेगा क्या है। सेकंड, सेक्शन 8 वाली कंपनीज कौन सी होती, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज। अब आप ये देखो यहाँ पे बेटा जनरली वो नाम आ रहे हैं जिनके लिए कहानियां कहीं ना कहीं कुछ अलग लिखी हुई, एक्ट नहीं बना हुआ, इनके अथॉरिटीज डिपार्टमेंट अलग है सारे। कंपनीज हैविंग चार्जेस पेंडिंग फॉर, मतलब मैं कंपनी हूं, मैं अप्लाई कर रहा हूं किसके लिए, स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए। मैं नहीं कर सकता अगर मैंने मेरे एसेट्स पे क्या क्रिएट करा हुआ है, चार्ज। चार्ज याद है, कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है अपन ने, चार्ज का मतलब असेट्स के ऊपर राइट क्रिएट करना किसी का। तो अगर ऐसा करा हुआ है और जो पेंडिंग पड़े हैं पेमेंट के लिए, उस दौरान आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई नहीं करोगे। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग इज पेंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब अभी चालान हुआ, अभी चालान हुआ, मान लेते हैं विनय का, विनय बाइक से आ रहा था, चालान हुआ, ना तो इसके पास हेलमेट था, ना लाइसेंस था, ना बाइक के कागज थे। ट्रैफिक वाला मैं था, मैंने कहा नहीं हेलमेट 500, नहीं कागज 500, नहीं लाइसेंस 500, 1500 दे दे। इसने बोला कंपाउंडिंग कर लो इसकी। क्या मतलब हुआ इसका, कम कर दो, इकट्ठा बता दो कितना देना है, एक साथ एक मुश्त बता दो, 100 या 200। नहीं समझ में, कहानी ऐसे ही सेटल होता है। अच्छा, मान लेते किसी पे बहुत सारे लीगल केस चल रहे हैं, कहीं 1 करोड़, कहीं 2 करोड़, कहीं 3 करोड़। उसने सीधे सीधे एक बात बोली, बेटा तू 10 नहीं तो 100 केस कर ले मेरे पे, पैसा तो मैं एक का भी नहीं दूंगा। अपने इंडिया में क्या है, जब फाइनेंशियल केसेस होते हैं ना, इन केस इफ यू आर नॉट हैविंग मनी टू रीपे, अपने यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, कोर्ट वाले उस बंदे को उठा के जेल में डाल देते हैं, साल 6 महीना। अब पैसा नहीं है तो मार थोड़ी देंगे उसको, उसने फाइनेंशियल स्कैम करा। आपके सामने एग्जांपल है जिन्होंने अपने इंडिया में फाइनेंशियल स्कैम करा है, कि उनको हैंग टिल डेथ सजा दे दी गई। क्या हुआ, जेल हो जाती है थोड़े बहुत टाइम की, वापस बाहर आ जाते हैं आराम से। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पे 50 केस कर लो कोई दिक्कत नहीं, 51 कर लो, 100 कर लो, पैसे तो मैं दूंगा नहीं। इससे अच्छा एक काम करो, इतने केस ना करके इनकी कंपाउंडिंग कर लो, मतलब कम कर दो, इकट्ठे बता दो कितने देने, फिर सबको प्रोपोर्शनेटली दे देंगे। अब हम क्या कह रहे हैं, कंपनी हुज एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग इज पेंडिंग, मतलब वो कंपनी जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन पहले से ही सही नहीं है, जिसने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रखी है कंपाउंडिंग की, और वही कह रही है अब हमारा नाम भी स्ट्राइक ऑफ कर दो। ऐसे थोड़ी होता है, एक बार में एक काम होगा, पहले ये कर लो, वो बाद में देखेंगे अपन। कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आ गया, नहीं याद रहे तो ऊपर लिखना, सेटलमेंट ऑफ ऑफेंसेस बाय कंबाइंडिंग ऑल, सेटलमेंट ऑफ ऑफेंसेस बाय कंबाइंडिंग ऑल। सारे ऑफेंसेस को इकट्ठा कर लो और एक साथ एक मुश्त बता दो कितना करना। वो नहीं आते घर पे, कबाड़ी नहीं आते सामान लेने, क्या होता है उस टाइम, हर चीज का अलग अलग बताता होगा, वो इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, नहीं वो एक साथ बता, लमसम 500 रुपए में लिख दूंगा सारा। ये है ये कहानी। इसके बाद कंपनीज अगेंस्ट विच एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, कोई लीगल केस चल रहा है कोर्ट में और वो पेंडिंग पड़ा है,
वेनिशिंग कंपनीज मतलब मैंने बताया था आपको नाम अगर याद हो, वेनिशिंग कंपनी, ये लिखा हुआ। वन नीचे पढ़े एक बार, वेनिशिंग कंपनी means a company registered under this act listed on a stock exchange which has failed to file return with the ROC and stock exchange for a period of consecutive 2 years and not maintaining a registered office at the advice notified by the registrar of company, none of its directors are traceable। वेनिशिंग कंपनी वो कंपनी है जो पिछले 2 सालों से रिटर्न्स फाइल नहीं कर रही कंपनी में, स्टॉक एक्सचेंज में, कहीं पे भी, जो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन नहीं कर रहे, उसका एक भी डायरेक्टर ट्रेसेबल नहीं है। ट्रेसेबल नहीं है मतलब मिल ही नहीं रहे कहीं, मतलब कंपनी फ्रॉड कंपनी। वैनिशिंग मतलब अब जो समय के साथ साथ साफ हो गई। प्रैक्टिकली कंपनीज एक्ट में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो ऐसी कंपनी कैसे स्ट्राइक ऑफ के लिए एप्लीकेशन लगाएगी? इसके बाद कंपनीज दैट हैव बीन डीलिस्टेड, डीलिस्टेड मतलब पहले लिस्ट हुई थी फिर डीलिस्ट हुई थी। यार पहले लिस्ट हुई मतलब अनलिस्टेड से लिस्टेड, फिर अनलिस्ट हुई मतलब डीलिस्ट हुई मतलब वापस से अनलिस्टेड। ऐसी कंपनीज को अलाउ नहीं करते हम लोग, ऐसी कंपनीज को अलाउ नहीं। रीजन, डीलिस्ट जनरली क्यों क्यों हुए होंगे, उन्होंने कोई ना कोई कंडीशन पूरी नहीं करी होगी सेबी की, इसलिए। इसके बाद कंपनीज वेयर इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड, और साथ ही क्या पड़ी है, पेंडिंग। मतलब ऐसी कंपनीज जिनके अगेंस्ट कोई इंस्पेक्शन नहीं तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑर्डर हुई है और वो कोर्ट में भी पेंडिंग भी पड़ी है, लीगल केस चल रहा है कोर्ट में। सीधी सीधी बात है ना, आपके अगेंस्ट अगर एक कहानी खुली हुई है तो पहले उसको खत्म कर लो, दूसरा चैप्टर खोलने से पहले। कंपनीज विच हैव एक्सेप्टेड पब्लिक डिपॉजिट, और क्या है, इन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, हमने पब्लिक से पैसा लेकर और वो पैसा चुकाने में हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट। वापस से वही बात आ गई, डिफॉल्टर कंपनी को अलाउड नहीं है। अब ये सब क्या है, क्यों, पढ़ लो एक बार ध्यान से। वापस से वही बात आ रही है, वेयर एनी प्रोसिक्यूशन अराइजिंग आउट ऑफ सच इंक्वायरी स्क्रूटनी इज पेंडिंग। किसी कंपनी पे कोई इंक्वायरी इंस्पेक्शन चल रहा था, स्क्रूटनी हुई, जांच पड़ताल हुई, और वो कोर्ट में पेंडिंग भी चल रही कहानी, तो वो बात तो ऊपर आ गई ना। बार बार रिपीटेडली क्यों पढ़ना है, एट्थ वाले में यही तो बात है। अब आप ये देखो, कुल मिला के 9 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स। कौन कौन सी कंपनी इसको अलाउड नहीं है, जल्दी से देख लो वापस से। पहला, सेकंड, एनपीओ। तीसरा, चार्जेस पेंडिंग पड़े हैं। चौथा, कंपाउंडिंग पेंडिंग पड़ा है। अगला, प्रोसिक्यूशन पेंडिंग चल रहा है, कंपनी वैनिशिंग है, नॉन कंप्लायंस की वजह से क्या हुई है, डीलिस्ट हुई है, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई है और कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, और जिन्होंने पब्लिक डिपॉजिट ले रखा है और जो डिफॉल्ट करते हैं चुकाने में, हम इन कंपनीज को अलाउड नहीं है कि ये अप्लाई करें अपना नाम स्ट्राइक ऑफ करने के लिए। आई होप यहां तक क्लियर है। यस सर। यहां तक कोई डाउट? नो No, सर। sir. ये अपने आप पढ़ लेना, क्यों जबरदस्ती बार बार समय खराब करवा रहे, देखो पढ़ो, वही तो चारों पॉइंट आ रहे हैं। A company through its board of director can file an application, कब कर सकते हैं, इन ग्राउंड्स पे। ये ग्राउंड्स हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो कितनी बार ये ग्राउंड्स अपन पढ़े, पीछे पढ़ तो लिए, वही सेम रिपीट हो रहे। नया है क्या कोई? टॉपिक नहीं छुड़वाया मैंने, टॉपिक नहीं छुड़वाया मैंने, है ना, ये पढ़ चुके हैं अपन। पता चले कोई हर्ट हो जाए, आए और आके आधा पेज छुड़वा दिया। तुम्हें पढ़ना तुम पढ़ लो वापस से, कि सेम टू सेम कहानी अपन पीछे पढ़ के आ चुके हैं। चलो होमवर्क लिखो इस पे। मतलब हम अप्लाई कर रहे हैं आरओसी में नाम हटाने के लिए, तो कैसे होगा? सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें लिखी हुई है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और कुछ नहीं है। एक मिनट, हाँ, कॉल एंड होल्ड। सर सर सर, वो ना जो प्रोसीजर था वहां पे क्यों नहीं था ये सब, बोर्ड मीटिंग बुलाओ और ये सब करो। पहले तो तुम गलती करोगे, फिर तुम खुद डिसाइड करोगे, ऐसा होगा नहीं होगा। और डिपार्टमेंट एक्शन ले रहा है आपके अगेंस्ट, आपका नाम हटाने के लिए, तो वहां पे थोड़ी होगा। आप कहते, मैंने कहा था जनरली कभी भी प्रोसीजर आता है तो बेटा कसम खा जाओ पहली। पहला क्या होगा, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, वही डेट, टाइम, डेट, वेन्यू, ये डिसाइड होगी जीएम की। फिर जीएम बुलाई जाएगी, एसआर पास करवाया जाएगा, सेम टू सेम वैसा का वैसा लिखा हुआ है। होमवर्क है,
पॉइंट्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं बट ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा, ऐसा एक भी पॉइंट इसमें नहीं है। तो आप बड़े आराम से उसको पढ़ लो, देखो कितने पॉइंट्स है। अरे मैं पढ़ा दूंगा, सामान मत गिराओ आप। मैंने कहा पढ़ लेना जाके, तो यहाँ सामान गिरना चालू हो गया अचानक से। कुल मिला के सिंपल से पॉइंट है, अराउंड 15 पॉइंट है हार्डली। आपको याद है मैंने एक बार एक चीज कही थी, कोई डिपार्टमेंट एक्शन लेता है तो काम जल्दी होता है, हम जाते हैं तो प्रोसीजर लंबा होता है। याद है ये बात? कितने पॉइंट आ गए? बीएम बुलाओ, ये करो, जीएम बुलाओ, नोटिस दो, फलाना 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 फलाना, पॉइंट इज 15। आरओसी आ रहा है, पॉइंट थे 8 या 9, काम खत्म वहां पे। बट ये 15 पॉइंट जबरदस्ती के, दो दो लाइन, एक एक लाइन के पॉइंट है हार्डली, और कुछ नहीं है। फिर अगर कर रहे हो तो क्या लेना पड़ेगा? हम अपनी इच्छा से हम अपना नाम हटाना चाह रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो फ्रॉम द रेगुलेट। मत पढ़ो नाम यार, मत पढ़ो नाम, मत पढ़ो नाम। रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब क्या? जिनसे आप रेगुलेट हो रहे हो, जिनसे आप रेगुलेट हो रहे हैं। अब हमने सर जब घर पे पढ़ा ना, पता है हमें हल्की सी दिक्कत तो आई, मैं बताऊं कहाँ, जल्दी से देख लो। अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है तो किससे लेना है? आरबीआई। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो नेशनल हाउसिंग, याद आ रही है ये कहानी, एनएचबी। इंश्योरेंस कंपनी है तो आईआरडीए, इंश्योरेंस एक्ट के तहत। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी है तो सेबी। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी मतलब ब्रोकर्स है, स्टॉक ब्रोकर्स है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है, डिपॉजिटरी जैसा कुछ है। सीआईएस, ये कंपनी सेबी में पूरा चैप्टर है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसके लिए भी अथॉरिटी कौन है? सेबी। अभी बेटा समय नहीं लगा रहा जबरदस्ती सीआईएस पूरा यहाँ समझाने में, आना नहीं है एग्जाम में, आना नहीं है जबरदस्ती, भी आधा घंटा लग जाएगा अपना। नाम से समझो, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मतलब जब हम लोगों से पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी स्कीम के तहत, इसे हमने नाम दे दिया कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। और लास्ट क्या है? असेट मैनेजमेंट कंपनी, इसके लिए भी कौन है? सेबी। शॉर्ट में एएमसी कहते हैं इसको, नाम सुनाओ कभी? म्यूचुअल फंड में आता है ये। ये लास्ट के फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट दोनों कहाँ पे है? सेबी के अंदर है आपके। क्लियर है ये चीज? आगे देख लो जल्दी से। नाम क्या हुआ? स्ट्राइक ऑफ हुआ, खत्म कहानी हुई, और उनको स्टेटस मिल जाता है, स्टेटस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ। पहले थे डोरमेंट, अब स्टेटस मिल गया स्ट्राइक ऑफ। सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। धोखाधड़ी करने की इंटेंशन थी, धोखाधड़ी करने की इंटेंशन थी, फ्रॉड्यूलेंट एप्लीकेशन लगाइए रिमूवल ऑफ नेम की। किन के साथ फ्रॉड करना है? डेटर्स के साथ या क्रेडिटर्स के साथ? बताएं। अगर कंपनी फ्रॉड करना चाह रही है तो किन के साथ करेगी? डेटर के साथ या क्रेडिटर के साथ? क्रेडिटर के साथ, क्योंकि उनको पैसा चुकाना है। पता चला जब ये एप्लीकेशन लगाई थी ना नाम हटाने की कंपनी ने, ये साबित हो गया कि कंपनी ने फ्रॉड्यूलेंट एप्लीकेशन लगाई। फ्रॉड्यूलेंट मतलब जानबूझ के गलत एप्लीकेशन लगाई है कि कैसे भी करके हमारा नाम हट जाए, हमें पैसा ना देना पड़े। ये बात साबित हो गई, तो उनके ऊपर सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल हो गया? याद आ रहा है? 447 में बताया था एक बार, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से सेक्शन पढ़ो, चैप्टर कंप्लीट है ये वाला आज। If it is found that an application by a company has been made with the object of or with the intention to deceive the creditor, अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए या क्रेडिटर के साथ धोखाधड़ी करने के लिए, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट शैल नॉट विथस्टैंडिंग दैट कंपनी हैज बीन नोटिफाइड एज डिसॉल्व्ड। मान लो अगर डिसोल्यूशन ऑर्डर पास भी हो गया हो ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट स्टैंडिंग मतलब कहीं पे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, हम ये कह रहे हैं अगर ये ऑर्डर पास भी हो गया है तो भी ये लोग जिम्मेदार है। कौन? jointly and severally liable to any person। jointly and severally मतलब सबके साथ भी और इंडिविजुअली भी हम लोग लाइबल है हर उस जने के लिए जिसको इस ऑर्डर की वजह से नुकसान हुआ है। और लास्ट, बी पनिशेबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। ये टॉपिक आता कहां था जनरली? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्यू, उसमें था ये। सिंपल है। चलो, ये फॉर्म्स की लिस्ट आ रही है सारी, याद कर लो आराम से जितने भी फॉर्म्स है। कुल मिला के अभी तक 7 फॉर्म आए। रीसेंट डेवलपमेंट पढ़ो अभी, रिस्टोरेशन ऑफ नेम। अब ये जो नीचे टॉपिक है ना, यहां तक देखो, यहां तक अपन को देखना है। एलएलपी वाला आप लोग खुद पढ़ोगे अपने आप 2-3 दिन में। मैंने स्टार्ट पे भी बताया था, सेम टू सेम वही कहानियां आएगी जो अपन पीछे पढ़ चुके। मैं जल्दी से आपको बीच का टॉपिक और दिखा देता हूँ, 1 मिनट पढ़ो एक बार जल्दी से, पढ़ो रिसेंट डेवलपमेंट।
जल्दी से पढ़ो ये वाला। कल वाली क्लास से मतलब जो अब नेक्स्ट क्लास अपनी जब भी स्टार्ट होगी, अपना ये कंप्लीट होके लास्ट पार्ट आ जाएगा अपना पार्ट सी का लास्ट चैप्टर, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और वो कंप्लीट होते ही आपके 25% ऑफ सेटिंग अप कंप्लीट है। और मैंने सुना है इसका नेक्स्ट वीक टेस्ट है। हाँ, पूरे 25 मार्क्स का इस हफ्ते खत्म होगा और नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा। 25 नंबर है ना, हाथों तैयार कर लो ना, क्यों पेंडिंग कर रहे हो? तो आप मान लो नेक्स्ट वेडनेसडे इसका टेस्ट होगा, नेक्स्ट वेडनेसडे टेस्ट है। कंप्लीट होने में अभी भी 3 दिन लगेंगे, उसके बाद वीकेंड वैसे भी ऑफ आना है। अगले बुधवार इसका 25 मार्क्स का टेस्ट है। आज कंपनी का टेस्ट है, शायद अभी सर ने टेक्स का बता रखा है आपका, और नेक्स्ट वेडनेसडे सेटिंग अप का फिर से टेस्ट है। हाँ, इसी थर्सडे पे। चले जल्दी से पढ़ें, क्या है जल्दी से पढ़ें। समझ में आ गई कहानी? समझाऊं वापस से? चलो पढ़ लेना, छोड़ो कल की बात है। अब ये क्या है, मुर्दे जिंदा हो गए। नहीं याद आ रही कहानी? वो मुर्दे जिंदा हो गए। हमने तो ये सोच के एक इंसान को दफना दिया, वो खत्म हो गया, पता चला उसने हाथ निकाल लिया बीच में से। अरे अभी तो मैं जिंदा हूं। नहीं समझे कहानी? रीस्टोरेशन ऑफ द कंपनी, मतलब हमने तो ये सोच के कंपनी को खत्म कर दिया था कि कंपनी काम ही नहीं करती। वी आर गिविंग देम एन ऑप्शन कि आप अपना नाम क्या कर लो, रीस्टोर कर लो। रीस्टोर मतलब जो खो गया था उसे वापस से ले लो। आपका नाम गया था ना, नाम वापस से ले लो। आपने मूवीज देखी है कभी, सिंघम? हाँ सर। वो ऑफिसर ने अपने आप को शूट करा था, फिर अजय देवगन आया था गोवा से, वो गिल्टी था। एंड का लास्ट सीन याद करो उस मूवी का, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये बताया था वो गिल्टी नहीं है, मतलब उसकी इज्जत को हमने वापस से रिस्टोर किया था वहां पे, उसके मरने के बाद। मरने के बाद हम कह रहे हैं हमारे रिकॉर्ड में कंपनी उस ऑफिसर के जैसे मर चुकी है। फिर अचानक से अजय देवगन जैसे आप लोग आए हीरो हीरोइन बन के, और आपने साबित कर दिया नहीं 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 वो मरा नहीं था, वो गलत नहीं था, वो सही था। आपने जानबूझ के उसके अगेंस्ट एक्शन लिया था, आपने जानबूझ के बंद किया था। आप हम उस नाम को वापस से क्या करवा रहे हैं, रीस्टोर, बड़ी इज्जत के साथ। आप कभी कोर्ट के ऑर्डर सुनो, इस इंसान को हम बा इज्जत बरी करते हैं और साथ ही साथ इसे ऑप्शन देते हैं अगर आप चाहो तो 5-6 महीने में कंपनी पे कंपनसेशन का केस कर दो, मानहानि का। सुना, मानहानि का केस करना, डिफेमेशन का केस करना, ऑप्शन दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? क्या पता कंपनसेशन भी मिल जाए। वो ही सिंपल 2 टॉपिक हैं अभी। यहां तक ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं, बाकी इसको पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही था, फाइनली आज के लिए इतना ही था। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा इसे कंप्लीट कर लेंगे, ये कंप्लीट करके वी हेड टू आवर लास्ट पार्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। चले, थैंक यू।